बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना डे 5 से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो आज असल में हमारे लेक्चर का नाम पेज नंबर 34 पे जो आपको मेंशन नज़र आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। लेकिन इससे पहले कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैंने पहले उनके बारे में लिखा हुआ है, जिसमें मैंने एक वर्ड शेल लिखा है और दूसरा वर्ड नीचे मैंने यहाँ पर सब शेल लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये शेल और सब शेल की बात को अगर गौर किया जाए तो मैं आपको ये रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था, जिसको हमने डिस्प्रूव किया था बोहर्स मॉडल की बेस पर। और बोहर का जो मॉडल था वो डिपेंड करता था ऑर्बिट्स पर, जिनको हमने शेल्स का नाम दिया था। तो आज हम उन्हीं शेल्स की बात आगे कंटिन्यू करेंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शेल क्या है। अकॉर्डिंग टू बोहर, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल के अंदर क्या करते थे, रिवॉल्व करते थे। और रिवॉल्व करते वक्त हमने उसके पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि उनकी एनर्जी पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड का मतलब कि क्वांटाइज्ड एनर्जी है, वो चेंज नहीं होती। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करें लोअर से हायर या हायर से लोअर ऑर्बिट में, तब एनर्जीज में क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं। ठीक है, जिसका हमने एक फार्मूला भी बनाया था, डेल्टा E इज इक्वल टू HV। ठीक है जी, तो उसी हवाले से यहाँ पर शेल की डेफिनेशन बनेगी। वो डेफिनेशन ये है कि शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स। ये मेन एनर्जी के लेवल्स होते हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और ऑक्यूपाई करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। और इर्द गिर्द रिवॉल्व करते वक्त वो असल में जिस चीज़ में रिवॉल्व करते हैं वो क्या है, शेल। और रिवॉल्विंग के वक्त उनकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, यानी फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया सोडियम। सोडियम का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जाए तो सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ कॉल्ड डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल एंड द नेक्स्ट शेल कंसिस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं कि पहले शेल को हम K कहते हैं, ये हमने बोहर मॉडल में भी पढ़ा था। दूसरे शेल को L कहते हैं और तीसरे शेल को M कहते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और फिल वक्त M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सोडियम स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो K शेल है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड एनर्जी से रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह अगले जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी फिक्स्ड एनर्जी से रिवॉल्व कर रहे हैं। और अगले शेल में भी जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी फिक्स्ड एनर्जी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो असल में ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं ये अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट और शेल के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट शेल्स में हैं। जैसे K जो है वो आपके पास कौन सा शेल कंसीडर होगा, K आपके पास शेल नंबर 1 कंसीडर होगा, L शेल नंबर 2, M शेल नंबर 3। नंबरिंग है ना, पहला शेल फिर दूसरा फिर तीसरा। तो जाहिर सी बात है इनकी एनर्जीज भी क्या होंगी, शेल्स की डिफरेंट होंगी। जो न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम होती है उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की, अगले शेल में और ज़्यादा हो जाती है, उसके अगले शेल में उससे भी ज़्यादा, और अगर उससे अगला शेल हो तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। अब बात यहाँ तक नहीं रहती, शेल जो हैं वो फर्दर आगे कंसिस्ट करते हैं सब शेल्स पे। ठीक है, ये इसी तरह ही है जिस तरह आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमने ये डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि एटम इज़ एन इनडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें पता चला कि ये बात करेक्ट नहीं है, बल्कि एटम इज सब डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स, जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया।
इसी तरह शेल्स जो हैं वो भी आगे कंसिस्ट करते हैं सब शेल्स में। इसमें कंसिस्ट करते हैं सब शेल्स में। अभी आप इसको एज अ कॉन्सेप्ट सुनिए कि सब शेल्स हैं कितने। आपने याद रखना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब शेल्स, ठीक है, जिनको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको लिखने का यही तरीक़ाकार है, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। वो 4 सब शेल जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो S, P, D और F हैं। इनके आगे जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं फिल वक्त आप वो छोड़ दीजिए, अभी आप सिर्फ सब शेल्स पे कंसंट्रेट करिए। द फर्स्ट सब शेल इज़ S, द सेकेंड इज़ P, द थर्ड इज़ D एंड द लास्ट इज़ F। और चारों अल्फ़ाबेट को स्मॉल लेटर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। जिस तरह शेल K से स्टार्ट होता है, पहले शेल क्या है K, दूसरा शेल L, तीसरा M, ठीक है। इसी तरह जो सब शेल्स हैं वो S से स्टार्ट होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट S, P, D, F, और ये रैंडम वर्ड्स हैं, ठीक है जी। अब अगर इसी बात को आगे कंटिन्यू किया जाए तो बात इस तरह बनेगी कि शेल और सब शेल दोनों, क्योंकि एक शेल जो है वो सब शेल के साथ मिलके रहेगा, तो हम यूँ कहेंगे कि जो शेल है पहला उसका क्या नाम है K, और K में हमेशा याद रखिएगा S सब शेल है, ये रूल है, ठीक है जी। इसी तरह जो L शेल है नेक्स्ट, उसमें S भी होगा और अगला शेल इंक्लूड हो, अगला सब शेल इंक्लूड हो जाएगा विच इज़ P। जब आप M में आएंगे तो M में स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, S भी होगा, P भी होगा, एडिशनल कौन ऐड हो जाएगा साथ, D। इसी तरह आप जब नेक्स्ट शेल में आएंगे N में, तो बेटा उसमें S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा, चारों सब शेल्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उस बेस पे उसकी डायग्राम ऐसे बनेगी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जी कि ये असल में शेल K है, K, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस शेल में वो इलेक्ट्रॉन असल में S सब शेल में। पॉइंट समझ आ रहा है? इसी हवाले से शेल और सब शेल के हवाले से हम इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को एक फिगर आउट, एक मतलब के फिगर में लेकर आते हैं एक स्पेसिफिक, और उस फिगर को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, इसको देख के आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, किसके गिर्द, अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें हम उन इलेक्ट्रॉन्स को वेरियस शेल और सब शेल्स में रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को उनके स्पेसिफिक शेल और सब शेल में रखा जाता है तो वो असल में उधर पढ़े रहते हैं और उनकी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस स्पेसिफिक लेवल से की जाती है। अब ये आपको अभी तक इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा, बाकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स को देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जो मैं आपको करके बता रहा हूँ काइंडली इधर गौर करिएगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखनी है वो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की लिखनी है, और ये टेबल आपको पेज नंबर 48 पर मिलेगा जहाँ पे पहले 18 एलिमेंट्स की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं जैसे पहले भी ड्रॉ किया था, तो वो होगा ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें एक ही शेल है K, और K शेल को हम किसके इक्वल लिखते हैं, 1, यानी K पहला शेल है। इस पहले शेल में आपके सामने जो सब शेल है वो कौन सा है, S, आप लिखेंगे 1S, और S सब शेल में आपके सामने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, तो आप S के ऊपर 1 लिख देंगे। अब ये असल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की, जिसमें ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसके शेल को, और S जो है वो असल में इसका क्या है, सब शेल, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1।
इसी तरह आप पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मैं अब एक एक दो दो छोड़कर लिखूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। जैसे मैं अब हाइड्रोजन के बाद लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगा हूं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं उसके एटॉमिक नंबर की बेस पर, क्योंकि डायग्राम एटॉमिक नंबर की बेस पर बनती है। आपको पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेक्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1। अब देखिए शेल कितने हैं, 2 हो गए हैं। पहला शेल तो वही रहेगा, आप लिखेंगे पहला शेल जिसमें सब शेल कौन सा है, S, और आपको नजर आ रहा है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो आप इसके ऊपर 2 लगा देंगे। इट मीन्स दैट के पहले शेल में जो सब शेल S है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बात यहाँ से प्रूव हो गई कि S अपने अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा था कि सब शेल जो S है वो अपने अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं अगले शेल की तरफ। अब अगला शेल जो है वो कौन सा है, अगर ये K था तो ये क्या है, L। अब L जो है वो असल में कौन सा शेल होगा, सेकंड। कौन सा शेल होगा, सेकंड। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि L जब स्टार्ट होता है तो L में मैंने लिखा था कि L में शुरू में दोबारा S आएगा फिर P आएगा। इट मीन्स डैट कि मैं यूं लिखूंगा कि 2 जो है ये L शेल है, लेकिन सब शेल दोबारा कौन सा आ जाएगा, S। स्टार्ट S से होगा। अब S में फिल वक्त कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसके ऊपर 1 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही यहाँ पे 2 आएगा तो S मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसी से रेलिवेंट अगला स्ट्रक्चर देखिए बेरिलियम का। उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या होगा, देखिए पहले शेल में तो आपको समझ आ रही है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं S के। अब दूसरे शेल में क्या हुआ है, जो L है दूसरा शेल, उसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो असल में ये S के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। पहले S में 1 इलेक्ट्रॉन था, अब S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब आप बनाएंगे बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो आप देख सकते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नेक्स्ट में कितने होंगे, 3, क्योंकि नेक्स्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन फिल वक्त कितने होंगे, 3। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी, देखिए पहला K शेल है, उसमें S सब शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2। फिर आप दूसरे शेल में जाएंगे, दूसरे शेल को स्टार्ट आप S से ही करेंगे और S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक S की बात खत्म हो जाएगी। अब जाहिरी सी बात है, अगर L में S की बात खत्म हो गई है तो कौन सा शेल स्टार्ट हो जाएगा, P। तो आप कहेंगे कि अभी आप दूसरे ही शेल में हैं और इस दूसरे शेल में P सब शेल स्टार्ट हो जाएगा जिसका अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2p1। अब मैं डायरेक्ट जो है सोडियम लिखता हूँ। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, जिसकी डायग्राम आप कुछ ऐसे बनाएंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके बना लेते हैं ताकि आपको समझ भी आए। यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सोडियम से अब करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। देखिए फर्स्ट शेल में डुप्लेट रूल कंसिस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट कंसिस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 और 1 2 8, और नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे, 1। तो ये 8 2 10 और 1 कितना हो गया, 11। हमने इसकी लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए पहला जो शेल है उसके लिए 1 लिखूंगा, पहला शेल जो कि क्या होता है, K, और उसमें S सब शेल की बात करूंगा। तो पहले शेल में S सब शेल की बात करूंगा और S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। अब मैं दूसरे शेल की तरफ मूव करूंगा। दूसरा शेल जो है वो असल में L है। L में बात शुरू S से ही करूंगा, तो मुझे पता है कि S मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, तो मैं लिखूंगा 2 के साथ S और ऊपर लिख दूंगा 2। 2s2 का मतलब है कि दूसरे शेल में S के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मुझे नजर आ रहा है कि बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 2 4 2 6। मैं ये कहूँगा कि अब मैं दूसरे ही शेल में हूँ, लेकिन अब स्टार्ट हो जाएगा सब शेल P। ठीक है,
अब P के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2, 4, 2, 6। तो याद रखिए जो सबशेल P होता है ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा था कि S सबशेल कंसिस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब आपके पास S के आगे सेकंड शेल के आगे P के 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप अगले शेल पे चले गए। देखिए अगले शेल पे आप जब जाएंगे तो पहला शेल था आपका K, दूसरा था L, अब आप जा रहे हैं M पे। तो देखिए M शेल कहाँ से स्टार्ट होगा? दोबारा S से। ठीक हो गया। तो होगा ये कि लिखेंगे आप 3 क्योंकि शेल नंबर 3 है, लेकिन सब शेल दोबारा कौन सा आएगा? S। ठीक है, और S की कंसंट्रेशन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ जाएगा? 1। तो इस तरह ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी किसकी? सोडियम की। अब मैं एक और करूंगा जो मतलब कि लास्ट है, आर्गॉन 18th एलिमेंट है उसकी। ठीक है जी। तो आइए आर्गॉन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स होता है 18। अगर उसकी डायग्राम बनाई जाए तो रूल्स के मुताबिक फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 और 2 कितना हो गया? 10। ठीक है जी। और आखिरी शेल में आप फिर जाहिर सी बात है कितने बनाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 18। आइए अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। आपको नज़र आ रहा है पहला जो शेल है वो होगा फर्स्ट शेल K, और K में हमें पता है कि S मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। फिर हम एंटर होंगे दूसरे शेल में, जिसको मैंने रेड मार्कर से किया है। इट मीन्स दैट ये दूसरे शेल के S के इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे शेल में S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। ठीक है जी। अब जब बाकी इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो वो 6 हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे शेल के P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 6। अब आप एंटर हुए तीसरे शेल में, तो आप कहेंगे जो तीसरा शेल है इसमें वही बात दोबारा कितने S के इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आप कहेंगे तीसरे शेल में S, क्योंकि जो M शेल है तीसरा वो दोबारा S से स्टार्ट होगा, तो इसीलिए तीसरे शेल में S के पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी आप काउंट करेंगे तो 6। तो आप कह देंगे तीसरे ही शेल में P के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो बेटा बात यह है कि S और P सब शेल मैक्सिमम 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, और D और F के मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ठीक हो गया। और इसके बाद एक फार्मूला यहाँ पे 2n की पार्ट 2 लिखा हुआ है। ये किस लिए है? ये चेक करने के लिए है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके शेल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि n में आप शेल का नंबर लिखते हैं। अगर आप पहले शेल की बात करें तो आप लिखेंगे 2, 1, n की जगह 1 आ जाएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप बात करेंगे दूसरे शेल की तो आप 2 लिखेंगे, अंदर भी 2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आप बात करें तीसरे शेल की तो आप अंदर 3 लिखिए और उसका क्या ले लीजिए? स्क्वायर ले लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 ज़ार 18, यानी तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और चौथे शेल में जब आप आएंगे 2 4 उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 2 ज़ार 32, यानी पहले शेल में शेल नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर शेल नंबर 2 में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर शेल नंबर 3 में मैक्सिमम आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड द लास्ट शेल नंबर 4 उसमें आपके पास मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन हमारी जो बात ज़्यादातर थी, जो ज़्यादातर चलती है वो शेल 1 और 2 पर चलती है। अगर थोड़ी बहुत बात चली भी जाए शेल नंबर 3 पे तो वो ज़्यादा नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं अभी शेल नंबर 3 पे जब हम गए थे तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है। इससे आगे हमारा सिलेबस है ही नहीं, तो हमने सिर्फ इसको यहाँ तक ही समझना है। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स ये 3 जो बातें डिस्कस मैंने की हैं डिटेल के साथ, शेल, सब शेल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको समझ आ गई होगी। तो आइए ज़रा रीडिंग की तरफ आते हैं ताकि थोड़ा सा हमें रीडिंग से भी समझ आए क्या ये बातें सही हैं। तो पेज नंबर 34 पे आ जाइए। टॉपिक है नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
Before discussing the electronic configuration, let us first understand the concept of shells and subshells. जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में इस लेक्चर के कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले आपको शेल और सब शेल्स का पता होना चाहिए। शेल और सब शेल्स को आप ऑर्बिट्स का नाम भी दे सकते हैं। We have learned about the structure of atom, that is, it consists of a tiny nucleus lying in the center and electrons revolving around the nucleus. ये बात हमने रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ी थी कि छोटा सा एक न्यूक्लियस है जो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमने देखना है कि वो रिवॉल्व करते कैसे हैं। ये तो बात सही है कि करते हैं, लेकिन कैसे, तो ये क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एनर्जी, डैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ये एक एनर्जी की टाइप है। इसको आप आगे अपनी जो हायर क्लासेस हैं उसमें या 9th क्लास की फिज़िक्स की बुक में भी डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी पोजीशन में पड़ी किसी चीज़ के अंदर जो एनर्जी है उसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक स्टोन है, पत्थर है, मैं उसको ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, वो पत्थर ऊपर जाएगा तो जाने के बाद एक स्पेसिफिक जगह पे जाके ज़रूर रुकेगा। तो उस वक्त रुकते वक्त जो उसकी पोजीशन होगी उसको मैं क्या नाम दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो अपने अपने शेल्स में रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्व करते वक्त उनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है उस शेल के अंदर, उस पोजीशन पर, जिसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। The concept of potential energy of an electron shall be discussed in higher classes. उन्होंने भी यहीं पर ये कहा है कि हायर क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे। अब शायद मेरे हिसाब से फिज़िक्स की बुक में ये है पोटेंशियल एनर्जी, अगर तो है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पे रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो कुछ हद तक मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी असल में वो एनर्जी है जो किसी भी चीज़ के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से बनती है। बाकी आप इसको हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो बेटा एनर्जी लेवल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने बोहर्स मॉडल में पढ़ा n से, जिसकी वैल्यू 1 2 3 एंड गो सो ऑन थी। तो दे आर डेजिग्नेटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स, ये भी हमने बोहर मॉडल में पढ़े, K L M एंड गो सो ऑन। अ शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज़ ऑफ मिनिमम एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे K करीब है तो उसकी एनर्जी कम है, L उससे दूर, M उससे दूर, N सबसे दूर। ठीक है जी। तो अगले पेज पे आइए 35 पे, तो टॉप पर यही लिखा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, K, इसमें लोएस्ट एनर्जी है, सबसे कम। नेक्स्ट वाले पे K की निस्बत एनर्जी ज़्यादा है, उससे नेक्स्ट पे K और L दोनों से ज़्यादा है, और आखिरी जो आपके पास एनर्जी लेवल N शेल है उसमें तीनों से ज़्यादा है, K, L और M से। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे शेल की डेफिनेशन आती है कि शेल आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और शेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल्स बना के उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये देखिए, न्यूक्लियस के गिर्द मैंने पहला शेल बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो अलग बात है, उनको मैंने नाम दे दिया K, L एंड M। तो ये आपके शेल की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन एकोमोडेट इज गिवन बाय 2n की पावर 2 वेयर n इज द शेल नंबर। यानी इस फॉर्मूले की बेस पे आप देख सकते हैं कि शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस शेल में। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे निकाल कर बता दिए कि जो ये फॉर्मूला इस बेस पे पहले शेल में, फर्स्ट शेल में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी। आइए आगे मूव करते हैं। डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये बोहर्स मॉडल में भी थी, सेम वही है। आगे आ जाइए। अ शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ सब शेल, द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स n वैल्यू। और वो उसकी किस वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसकी n वैल्यू पे। किस वैल्यू पे, n वैल्यू पे डिपेंड करता है। और each subshell is designated by small alphabetical letters, that is S, P, D and F, और उनको small alphabetical letter से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप देख सकते हैं, आपको नीचे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एक छोटा सा टेबल बना हुआ नज़र आ रहा होगा, जिसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है n वैल्यूज़, फिर लिखा हुआ है शेल और फिर लिखा हुआ है सब शेल्स।
तो n वैल्यूज़ में देखिए 1 2 3 4, ये मतलब आपके शेल्स की वैल्यू हैं। सिर्फ आप पहला समझ लीजिए, फिर हम उसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। पहला शेल जो है वो K है, ओनली S, यानी इसमें सिर्फ S सब शेल होगा। फिर नीचे आइए L में, तो L में S के साथ साथ P आ जाएगा। फिर नीचे M में आइए तो S के साथ P तो आएगा दोबारा, उसके साथ D आ जाएगा, और फिर चारों S P D एंड F। तो बेटा लेफ्ट साइड वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, उसमें यही बात रिपीट हुई है। अब हम आगे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन वही है जो मैंने आपके सामने आपको बताई थी, उसे दोबारा रीड कर लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इन वेरियस शेल, डिफरेंट शेल्स में और सब शेल्स में, वो उसके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स की बेस पर हुई है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। The most stable or ground state electronic configuration of an atom is the one in which the electrons are present is the lowest possible energy level। यानी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो होगा जो अपने न्यूक्लियस के गिर्द है, जिसकी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी है। लोएस्ट आपने टॉप पे अभी पढ़ कर आए हैं कि K शेल है, और K जो है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। ठीक है जी। इसी तरह आप आगे आइए तो सेकंड लास्ट लाइन है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम कैपेसिटीज़ जो लिखी हुई हैं K, L, M और N की नेक्स्ट पेज पे, वो ही हैं जो मैंने आपको निकाल कर बता दी हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है एज वी नो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द सब शेल विद इन अ शेल, यानी एनर्जीज में कुछ ना कुछ फ़र्क है। देयर फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल ऑफ अ शेल इज सच एज दैट एस सब शेल इज फिल्ड फर्स्ट एंड देन P एंड देन द नेक्स्ट। यानी एनर्जीज के डिफरेंसेस बेस पर हैं कि पहला शेल कंसिस्ट करता है S सब शेल में, दूसरा कंसिस्ट करता है पहले S में और फिर P में। तो होगा ये कि पहले हमेशा न्यूक्लियस के करीब जो शेल है वो फिल होगा 2 इलेक्ट्रॉन से और S सब शेल कंसीडर होगा। फिर अगला शेल पहले S सब शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेगा और फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स पी के, फिर वो स्टेबल होगा वो शेल। तो हम कहेंगे कि ये डुप्लेट रूल है, ये ऑक्टेट रूल है, एंड गो सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इसी हवाले से आप देख सकते हैं कि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 2.1 और एग्जाम्पल 2.2। आइए पहले एग्जाम्पल 2.1 को समझते हैं। अब इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड समझ आया है। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कहता है जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। देखिए जिसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। अब अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 11 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है। और प्रोटॉन की बेस पे आपने डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब अगर 11 प्रोटॉन हैं, 11 न्यूट्रॉन हैं, इट मीन्स दैट एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 11। तो जिसका एटॉमिक नंबर 11 है वो एलिमेंट कौन है? वो एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो वो कहता है कि आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो डायग्राम उसने साइड पे बना दी 281, वो मैंने भी बना दी थी। 281 आपके सामने बनी हुई है कि पहला शेल K है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब वो कहता है सोल्यूशन देखिए, कीप इन योर माइंड वेरी वेल अबाउट दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। सब में सेम नहीं होगी, बिल्कुल सही है कि K में एनर्जी हमें पता है लोएस्ट होगी, L में हाई होगी और M में हाईएस्ट होगी। ठीक है। Therefore, they are accommodated in different shells according to increasing energy and capacity of the shell। ये भी बात हमें पता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगले में 8 होंगे, अगले में जो बच जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू K शेल विच हैज़ मिनिमम एनर्जी। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जो मिनिमम एनर्जी के होंगे और ये एकोमोडेट करेंगे। फिर L शेल में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 L में है, K में 2 हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगे। फिर M में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इस तरह 2, 8 और 1 आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की सीरीज़ बन जाएंगी जैसे मैंने बनाई हुई है। अब अगर यहीं पे मैं आपको इसके बारे में लिख दूं तो वो क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी
जो कि मैं आपको यहाँ पर लिख कर दूंगा। तो बेटा सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले भी वैसे मैंने लिखी थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। वो ये है कि आपके सामने जो पहला शेल होगा उसमें sk2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर आप मूव करेंगे दूसरे शेल पे, तो पहले sk2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो फिर आप दूसरे शेल में p के 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। इस तरह दूसरा शेल फिल हो जाएगा। फिर आप तीसरे शेल पे जाएंगे तो आपको पता है तीसरे शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, तो s का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये आपके पास सोडियम की क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपको उसने निकाल कर बताई हुई है। अब आ जाइए एग्जाम्पल 2.2। देखिए 2.1 ईजी थी, आसान थी और इजीली हो भी गई है, लेकिन जो आपके पास एग्जाम्पल 2.2 है उसको ज़रा आपने ना गौर से देखना है, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इसी की बेस पर होने हैं। तो लिखा हुआ है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। देखिए अब इसके ऊपर नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपने ये चीज़ अब जो है वो देखनी है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, इसे देखिएगा। देखिए वैसे तो वर्ड होता है क्लोरीन, क्लोरीन होता है ऐसे, लेकिन अगर इस क्लोरीन को देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर भी 17 होता है, लेकिन इसके ऊपर साइन का मतलब ये है कि इस क्लोरीन ने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड किया, जिस वजह से अब ये क्लोरीन नहीं रही बल्कि ये बन गई क्लोराइड आयन। क्या बन गई, क्लोराइड आयन। और आप ये कहेंगे कि अब इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर 17 तो होगा जो कि ओरिजिनल है, लेकिन अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18। 17 पहले थे, एक मज़ीद आके ऐड होगा। अब आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लेकिन आप इसका एटॉमिक नंबर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर तब लिखा जाता है जब एलिमेंट होता है। ये तो आयन बन चुका है, तो आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर ऐसे नेगेटिव साइन लगाएंगे विच रिप्रेजेंट कि ये अब एक आयन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। हमें पता है क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डुप्लेट रूल। नेक्स्ट में 8 होते हैं, 2 और 8 कितने हो गए बेटा, 10। अब नेक्स्ट में ओरिजिनली तो क्लोरीन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 to 6 और 1 7, क्योंकि क्लोरीन एक एलिमेंट या एटम है, लेकिन क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18। ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर 18 नहीं होगा, एटॉमिक नंबर तो 17 ही रहता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता। फिल वक्त उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18, कुछ लम्हे के लिए। अब जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे जी कि इसके पहले शेल में s के हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर दूसरे शेल में भी s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, और जो बचे वो थे दूसरे शेल में p के 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप तीसरे शेल में गए तो तीसरे शेल में s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर तीसरे शेल में p के 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ओरिजिनल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर की बेस पे लिखा जाता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पर 5 आता, ठीक है, क्योंकि उसके तो होते ही 17 है, तो आखिर में बचते ही 5p के। लेकिन फिल वक्त क्योंकि वो आयन है, क्लोराइड आयन, तो इधर क्या आ जाएगा, 6। तो अगर आप इसको ज़रा गौर करें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये एडिशनल बात आपको बताने लगा हूँ, इट इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गॉन। आर्गॉन असल में एक नोबल गैस है, और नोबल गैसेस जितनी भी होती हैं वो स्टेबल होती हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं पेज नंबर 48 पे, वो तमाम चाहते हैं कि हम अपने आप को नोबल गैसेस के इक्वल लेकर आएँ। अब क्लोरीन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं p के, ठीक है, लेकिन उसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब क्लोराइड आयन जो है इसकी पावर इक्वल होगी आर्गॉन के, यानी एक नोबल गैस के। तो आप कह सकते हैं जो क्लोराइड आयन नेगेटिव वाला है वो असल में एक ऐसा एलिमेंट है जो अब क्या हो चुका है, फिल वक्त स्टेबल। जब तक क्लोरीन जो है वो अपने आप को आयन बना के रखेगा, यानी क्लोराइड आयन, तब तक वो स्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो जाएगा किसी भी वजह से, तो वो दोबारा क्लोरीन एटम बन जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल से काफ़ी ज़्यादा बातें आपको ऊपर बता दी हैं, आप देख सकते हैं। उसने क्वेश्चन लिखा है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन, और सेकंड लाइन पे देखिए 17 + 1 किया, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे प्लस एक और इलेक्ट्रॉन किया, तो टोटल कितने बन गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। 7 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो 18,
लेकिन एटॉमिक नंबर 18 लिख नहीं सकते आप, क्योंकि ओरिजिनली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। और देखिए आखिर पे सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। फिर आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, एग्जाम्पल नंबर 2.3 और लास्ट एग्जाम्पल है ये, कि एक एलिमेंट है जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एम शेल में। देखिए एम शेल में जाने के लिए आपको पहले शेल्स में से गुजरना पड़ेगा, तो वो आपने जाहिर सी बात है याद किए हुए हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा शेल आता है, के के बाद आता है एल और फिर एम आता है। वो कहता है कि एम में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फिर कहता है फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए आपको के और एल शेल को फिल करना पड़ेगा खुद। आपको पता है के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10, 10 और 5 15। अब आपने पीरियोडिक टेबल में जाना है और देखना है कि 15 किसका एटॉमिक नंबर है, पेज नंबर 48 पे। तो जब आप 48 पेज पे जाकर देखते हैं, बल्कि मैं आपके साथ जाता हूं ताकि मैं आपको बता भी सकूं कि उसको देखना कैसे है, तो पेज नंबर 48 पे अपने राइट साइड पे आप देखें तो सेकंड लाइन पे पी लिखा हुआ है, फॉस्फोरस, उसके ऊपर 15 लिखा हुआ है। तो असल में ये जो 15 एटॉमिक नंबर है ये किसका है, फॉस्फोरस का। उसने एलिमेंट का नाम तो मेरा नहीं ख्याल लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। तो वो अब क्योंकि हमें पता चल गया तो हम इससे अपने तौर पे डायग्राम भी बना सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कि पहला शेल के है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगला शेल एल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4 to 6 to 8। और अगले शेल में कितने आ जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नाम पता चल गया, ये फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15। तो पहले शेल में एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में ये क्या आ जाएंगे, एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी दूसरे शेल में पी के 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आप जब मूव करते हैं, आपको पता है तीसरे शेल में हमेशा एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले लिखे जाते हैं, और फिर तीसरे शेल में पी के जो बच जाएंगे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 1 ये है, तो 2p क्या आ जाएगा, 3। तो ये असल में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी और ये आपको इधर मिल भी जाएगी। तो ये सारा करने का मकसद था पेज नंबर 37 पे बना हुआ टेबल। अब ये टेबल देखिए, ये इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टेबल में लेफ़्ट साइड पे आपको एलिमेंट्स के पूरे नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम एटसेट्रा। 7 सिंबल्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, 7 एटॉमिक नंबर और 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। इनमें से कई की मैंने बता दी है। अब आपने क्या करना है बेटा, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको अच्छी तरह समझ आए तो घर पे आपने सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे हाइड्रोजन, नाम लिखने के बाद आप इसके ऊपर एटॉमिक नंबर लिखिए 1, इसकी डायग्राम बनाइए ऐसे, और डायग्राम के आगे इक्वल डाल के इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। इस स्टेप से पहले 18 एलिमेंट्स जो आपके सामने बने हैं, अगर आप इस फॉर्म में ये सारे के सारे एलिमेंट्स करेंगे तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपके लिए और आपको ये अच्छी तरह समझ भी आ जाएंगे। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें आज फिल वक्त तो शेल, सब शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अलावा एग्जांपल्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू जी स्टूडेंट्स। अब हम अपना वर्क स्टार्ट करने लगे हैं, वर्क फॉर डे 6। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं अपने एक न्यू टॉपिक के साथ, विच इज़ कॉल्ड आइसोटोप्स। बेटा अगर बात आइसोटोप्स की जाए तो मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक था विच इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको याद होगा कि ये वर्ड आइसोटोप्स आया हुआ था। तो जो वर्ड आइसोटोप्स है इसका मीनिंग क्या है, या कह लीजिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊँ तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि एटम ऑफ द एलिमेंट्स that have same atomic number but different mass number. It means that के ऐसे
एलिमेंट्स जिनके एटम्स के एटॉमिक नंबर वो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, तो आइए इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है, दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर पे आप एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया था बाय द सिंबल ऑफ Z और अल्फ़ाबेट, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर। और आपको याद होगा कि मास नंबर को आपने रिप्रेजेंट किया था A से। ठीक है जी, अगर यहाँ पर आपने आइसोटोप्स के बारे में समझना है तो उससे पहले आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा या मुझे आपको वो रिवाइज करवानी पड़ेगी। तो एटॉमिक नंबर के बारे में आपने पढ़ा था द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाएंगे एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये याद रखिएगा, जो आपके पास प्रोटॉन होते हैं, जितनी कंसंट्रेशन प्रोटॉन की होती है पॉजिटिव चार्जेस की, उतनी ही कंसंट्रेशन नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन की होती है। यानी एटॉमिक नंबर पे आप यूँ कह सकते हैं कि जो आपके पास Z है, इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उनकी जितनी कंसंट्रेशन होगी सेम वही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इस बेस पे हमारी जो डेफिनेशन है आइसोटोप्स की, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मास नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि मास नंबर की डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी, अगर हम उसको भी सुन लें तो वो ये थी कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे और एडिशन किसकी हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। ठीक है जी, अच्छा, तो अब देखते हैं कि कैसे इन बेसिस पर हम आइसोटोप्स की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो आइए इसकी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं? 3। अब आप ये देखिएगा कि उन तीनों आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका सेम होगा, जबकि मास नंबर उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम हुआ और मास नंबर डिफरेंट हुआ एंड मास नंबर डिफरेंट हुआ तो इसको आप क्या नाम दे देंगे, आइसोटोप्स। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं? 3। फर्स्ट को हम नाम देते हैं प्रोटियम, ठीक है जी। सेकंड को हम नाम देते हैं ड्यूट्रियम, और जो थर्ड है इसको नाम देते हैं ट्रीटियम। तो इस तरह ये 3 नेम्स के साथ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। द फर्स्ट इज प्रोटियम, द सेकंड इज ड्यूट्रियम, द थर्ड इज ट्रीटियम। अब अगर आपने इन आइसोटोप्स को बनाना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको इनके साथ इनकी ब्रैकेट्स जो बुक में आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, आपको उनको देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रोटियम के लिए H लिखा हुआ है जिसके लेफ्ट कॉर्नर में 1 और 1 लिखा हुआ है, जबकि ड्यूट्रियम के लिए भी H ही है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है लेकिन इसकी बेस में 2 लिखा हुआ है। जबकि ट्रीटियम के लिए हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा हुआ है जबकि नीचे बेस में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अगर आप वो ब्रैकेट में देखें तो मे बी इनकी पोजीशन भी चेंज हो। जैसे आप देख सकते हैं बुक में जो 2 लिखा हुआ है वो ऊपर वाली पोजीशन पे है, 3 भी ऊपर वाली पोजीशन पे है। उसकी रीज़न क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। आपने पहले ये बात प्रॉपरली सुनी थी कि आपके पास जो आइसोटोप्स होते हैं उनके जब एटॉमिक नंबर लिखे जाते हैं, बल्कि आप आइसोटोप्स की बात ना करिए, आप एलिमेंट की बात करिए, तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमेशा लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा जाता है, टॉप पे। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है लेफ्ट कॉर्नर टॉप पे लिख दिए हैं। लेकिन जब हम इनके आइसोटोप्स बनाते होते हैं तो इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है। तो बुक में यही हुआ है कि उन्होंने पोजीशन को चेंज किया हुआ है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि ये 2 नीचे नहीं लगा हुआ, ये 2 ऊपर है, 1 नीचे है। इसी तरह ये 3 जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो ये असल में 3 इसका एटॉमिक मास है, 2 इसका एटॉमिक मास है और 1 इसका एटॉमिक मास है। जबकि आप देख सकते हैं इसके जो एटॉमिक नंबर हैं वो 1 ही हैं, यानी सेम है।
अब सवाल यह है कि इनके एटॉमिक मास को निकाला कैसे गया। तो स्टूडेंट्स इसका तरीक़ाकार ये है कि आप एक फार्मूला यूज़ करते हैं एटॉमिक मास के लिए, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, वो था A इज़ इक्वल टू Z प्लस एन। A इज़ इक्वल टू Z प्लस एन, ठीक है जी। इधर जो आपके पास Z एटॉमिक नंबर है वो तो 1 ही रहेगा, प्लस न्यूट्रॉन जो प्रोटियम होता है उसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता, न्यूट्रॉन 0 होता है। लेकिन जब A निकाला जाता है तो इसका आंसर 1 में प्लस 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1। A का मतलब एटॉमिक मास है, A का मतलब क्या है एटॉमिक मास, इस वजह से इसका एटॉमिक मास क्या हो जाता है 1, और एटॉमिक नंबर तो होता ही 1 है। अब बुक पे जो फर्स्ट डायग्राम आपको लेफ्ट साइड पे बनी हुई नजर आ रही है, आप देखिए उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको 1 नजर आएगा, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या लिखा हुआ है 0। तो असल में वो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है वो ये मैंने यहाँ पे राइट किया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये 0। मैंने फॉर्मूला की बेस पर इसको सॉल्व करके आपको बताया। इसी तरह अगर आप ड्यूट्रियम निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, A इज इक्वल टू Z प्लस एन। Z तो 1 ही रहेगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा न्यूट्रॉन 0 से क्या हो जाएंगे 1। जब 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो A इज इक्वल टू 2 जो है वो एटॉमिक मास आपके पास ड्यूट्रियम का आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो सेकंड डायग्राम बुक पे बनी हुई है सेंटर वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, लेकिन अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गए हैं, वो भी क्या है अब 1, जबकि प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या थे 0 थे। इसी तरह अगर आप ट्रिटियम में आते हैं तो ट्रिटियम को निकालने का तरीका ये है कि A इज इक्वल टू Z प्लस एन। Z 1 ही रहेगा क्योंकि वो एटॉमिक नंबर है, जबकि न्यूट्रॉन 1 की बजाय अब क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 2 में 1 ऐड करेंगे तो एटॉमिक मास इस टाइम जो है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह जो एटॉमिक मास 3 है वो असल में किसका है, ट्रिटियम का, ठीक है जी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि बुक पे जो थर्ड डायग्राम बनी हुई है हाइड्रोजन के आइसोटॉप ट्रिटियम की, वो आपके पास ये बनी हुई है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 ही है, लेकिन इस टाइम आपको नजर आ रहा होगा बुक में कि उसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो इस टाइम क्या हैं 2। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने डायग्राम की बेस पर उसकी कैलकुलेशंस की, और कैलकुलेशंस को देखकर कैसे मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स को क्रिएट किया, या यूं कह लीजिए कि उन्हें लिखा, ठीक है। क्रिएशन तो नहीं कह सकते, वो पहले से क्रिएटेड हैं, यूं कह लीजिए कि इनको मैंने लिखा। तो लिखकर मैंने आपको ये बताया कि देखिए कैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है जो कि 1 है, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जिस तरह प्रोटियम में एटॉमिक मास जो था वो आपने देखा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो 0 थे। जब आपने ड्यूट्रियम को देखा तो उसमें जो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे वो क्या हो गए 1, और जब आपने ट्रिटियम देखा तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए 2। तो इस तरह आपके पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स आ गए, और ये बात आपके सामने प्रूफ हो गई कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, आइसोटॉप्स। तो स्टूडेंट्स पहले से हम रीड कर लेते हैं ताकि हमें ये बात समझ आ जाए प्रॉपरली। इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 38 पे। आइसोटॉप्स डेफिनेशन, आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज, यानी इसकी डेफिनेशन ऐसे की जाएगी कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसकी डेफिनेशन है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, या कह लीजिए प्रीवियस लेक्चर में, जिनको मैंने नाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का दिया था, वो भी इनकी सेम होंगी आपस में। और इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का यहाँ पर मतलब होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। बट दे डिफर इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफर होंगे। इट मीन्स डैट कि उनका एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक मास पे।
आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी, बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही बात रिपीट हो गई आपके सामने, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफरेंट होंगी आप देख सकते हैं कि पहला जो हाइड्रोजन है, अगर आप हाइड्रोजन की एग्जांपल को ही सुने तो जो आपके पास प्रोटियम है उसका जो एटॉमिक मास है वो आप देख सकते हैं वो क्या है? 1 है। ड्यूट्रियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। इट मीन्स डैट कि इनका वेट एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, बिकॉज These depend upon mass number। ठीक हो गया। Most of the elements have isotopes। जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन के बताए। Here we will discuss the isotopes of hydrogen, carbon, chlorine and uranium only। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे, जैसे मैंने मेंशन भी किया है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स, उसके अलावा क्लोरीन के आइसोटोप्स एंड यूरेनियम के आइसोटोप्स। तो आइए पहले हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट इन डिफरेंट अबंडेंसेस। अबंडेंसेस यानी तादाद, अमाउंट, कंसंट्रेशन, यानी ये डिफरेंट कंसंट्रेशंस में पाए जाते हैं। द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर नेम्ड एज प्रोटियम फर्स्ट, ड्यूटेरियम सेकंड एंड द थर्ड इज ट्रिटियम। Each one of them, यानी हर इनमें से एक जो है हैज़ 1 प्रोटॉन। इनका प्रोटॉन जो बताया कि जहाँ पे वर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन का आएगा इट मीन्स डैट वहाँ पर बात एटॉमिक नंबर की हो रही है। तो फिल वक्त यहाँ पे ईच वन ऑफ देम हैज़ 1 प्रोटॉन का मतलब है कि इन सब का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। लेकिन इनके जो न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रॉन्स की वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। द आइसोटोप्स आर रिप्रेजेंटेड एज, तो आपको डायग्रामेटिकली नीचे उन्होंने आइसोटोप्स जो हैं वो हाइड्रोजन के बनाकर बता दिए हैं और उनके नाम भी मेंशन कर दिए हैं। इसी तरह जब हम आगे मूव करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं जो अवेलेबल है, जिनमें आपके पास जो 2 आइसोटोप्स हैं कार्बन के या 2 आइसोटोप्स हैं कार्बन के वो स्टेबल आइसोटोप्स कंसीडर होते हैं, ठीक है जी। और जो थर्ड वन है यानी जो इसका 1 और आइसोटोप है, एक और आइसोटोप है, वो आइसोटोप कंसीडर होता है रेडियो एक्टिव। बेटा रेडियो एक्टिव का मतलब है जो रेडिएशंस क्रिएट करता है या रेस क्रिएट करता है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि आपके पास 2 आइसोटोप स्टेबल हैं और एक आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। जो स्टेबल आइसोटोप्स हैं वो आपके पास हैं कार्बन 12 कार्बन 13, और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो है कार्बन 14, ठीक है। ये इनके जो कार्बन 12, 13 और 14 है ये इनके एटॉमिक मैसेज है, ठीक है। इनमें जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है वो कार्बन 12 है। 98.9% ये अर्थ पे अबंडेंस अमाउंट में या कह लीजिए अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, जबकि कार्बन 13 और 14 जो है ये सिर्फ 1.1% जो है ये अवेलेबल है, ठीक है जी। आइए इसे रीड कर लेते हैं। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, देयर आर 2 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12 एंड कार्बन 13 and 1 radioactive isotope carbon 14. The isotope carbon 12 is present in abundance of 98.9%. Students ये आपका MCQs भी है कि what is the abundance of carbon 12? तो आपने याद रखना है इसकी जो abundance है या जिस abundant amount में पाया जाता है वो है 98.9%. While carbon 13 and 14 are both present only 1.1% in nature. सॉरी, यानी 1.1% कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर ये पाए जाते हैं। ऑल ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स।
सेम वही बात कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन इनके न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब आप देख सकते हैं कि नीचे आपके पास 3 डायग्राम्स जो हैं वो इनकी बनी हुई हैं। तीनों डायग्राम्स में आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इनके प्रोटॉन सेम है तीनों के। कितने? तीनों के प्रोटॉन 6 लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके न्यूट्रॉन्स देखें तो वो डिफरेंट है। जैसे जो फर्स्ट वन है उसके न्यूट्रॉन 6 हैं, सेकंड वन के न्यूट्रॉन जो हैं वो 7 हैं, और नेक्स्ट वन के न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। तो ये डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन की, तो क्लोरीन के सिर्फ 2 आइसोटॉप्स हैं जो यहाँ मेंशन किए गए हैं और अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास जो क्लोरीन का आइसोटॉप होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 35, जिसका मास 35 होता है, और एक कार्बन क्लोरीन का जो आइसोटॉप है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, या कह लीजिए कि उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 37 होता है, ठीक है। इसको भी आप बुक पे देख लीजिए, आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन। देयर आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 एंड 37। मैं एटॉमिक नंबर को इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि आपको पता है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है और वो हमने पहले भी याद किया हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें नीचे तो आपके पास यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स हैं। एटॉमिक नंबर अगर आप देख लीजिए, क्योंकि यूरेनियम ये आई थिंक सो ये आपके लिए एक न्यू एलिमेंट है, क्योंकि आपने इससे पहले यूरेनियम के बारे में डिस्कशन नहीं की, क्योंकि मैंने आपको आपके प्रीवियस लेक्चर में भी ये कहा था कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स याद करना ज़रूरी हैं, क्योंकि वो रिपीट होंगे बार बार, कहीं ना कहीं उनकी इम्पॉर्टेंस जो है वो आएगी। लेकिन ये एक न्यू एलिमेंट है आपके लिए यूरेनियम। तो आइए इसको देख लीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 92। यहाँ पर आपको 3 यानी 3 आइसोटॉप नज़र आ रहे होंगे यूरेनियम के। पहला जो है वो है 234, इसका मास है 234। सेकंड वाले का है 235 और थर्ड वाले का है 238। तो इस तरह यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स हैं, और यहाँ पे ये मेंशन भी है कि द यूरेनियम 238 इज़ फाउंड इन नेचर नियरली 99%। यानी जो यूरेनियम का आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक मास आपके पास 238 अवेलेबल है, उसकी जो कंसंट्रेशन है नेचर में वो कितनी है, 99%। अब यहाँ पर एक सवाल अराइज होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होना चाहिए कि यूरेनियम को यहाँ पर क्यों लिखा गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट पेज पे आइसोटॉप्स की यूजेस स्टार्ट होने वाली हैं, और उन्हीं यूजेस में आपके पास जो लास्ट यूज़ अवेलेबल है सिलेबस के मुताबिक वो यूरेनियम की ही इम्पॉर्टेंस है। यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, और जब इसको यूटिलाइज किया जाता है तो ये एक हिसाब से रिज़ल्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है जी। तो इसके कुछ रिएक्शंस हैं जिसको न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहा जाता है। तो उन्हीं की डिस्कशन जो है वो आज हमने आगे करनी है। इस हवाले से अब हम यूजेस की तरफ मूव करते हैं। तो आप अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 40, जहाँ पे टॉप पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइए इसे रीड कर लेते हैं। फर्स्टली, विद द एडवांसमेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज, इल्म बढ़ता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है, द आइसोटोप्स हैव फाउंड मैनी एप्लीकेशंस। तो इनको बहुत सी एप्लीकेशंस के अंदर यूटिलाइज किया जा रहा है इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी में। फॉलोइंग आर द मेजर फील्ड्स इन विच आइसोटोप्स हैव वास्ट एप्लीकेशंस। यानी अब हम उन फील्ड्स की डिस्कशन करने लगे हैं जहाँ पे आइसोटोप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। इसमें जो पहला यूज़ हम पढ़ने लगे हैं यूजेस में, वो आपके पास है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यानी जो कैंसर होता है ह्यूमन बॉडी में स्पेसिफिकली, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। इसको रेडियोथेरापी भी कहा जाता है। तो रेडियोथेरापी एक ऐसी टेक्निक है, वर्ड रेडियोथेरापी है। तो रेडियोथेरापी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, मीन्स टू से रेडिएशंस क्रिएट करते हैं,
और उन रेडिएशंस की वजह से जो कैंसर होता है जिस भी पोर्शन पे बॉडी के या किस भी पार्ट पर, उस पार्ट के ऊपर वो रेडिएशंस इफ़ेक्ट करती हैं और उस कैंसर्स को, उन कैंसरस पार्टिकल्स को नॉर्मलाइज करती हैं या रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, तो याद रखिएगा इसमें अभी मैंने आपको बताया कि रेडिएशंस की बात होनी है। तो रेडिएशंस में जहाँ पे बात होगी वहाँ पे हम इनको रेस का नाम देंगे, और रेस 3 तरह की होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। द फर्स्ट इज़ अल्फ़ा रेस। इनके बारे में आप प्रीवियस जो लेक्चर्स थे जहाँ पे आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था वहाँ पे भी आपने इनको यूज़ किया था, अल्फ़ा रेस। जो दूसरी होती हैं सेकंड नंबर पे हैं वो आपके पास बीटा रेडिएशंस या बीटा रेज आ जाती हैं, और थर्ड वन पे आपके पास आ जाती हैं गैमा रेज। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। याद रखिएगा अल्फ़ा जो होती हैं ये लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं। पेनिट्रेट का मतलब तोड़ देने वाली, यानी इनको जिस भी मटेरियल पर गिराया जाएगा उसको कम तोड़ेंगी। बीटा रेडिएशन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और गैमा रेडिएशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा 3 टाइप्स की रेडिएशंस है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी पे स्किन कैंसर हो जाए, ठीक है, तो स्किन कैंसर के लिए 2 आइसोटॉप्स हैं, 2 आइसोटॉप्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। बुक पे उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, उन्हें रीड करके मैं पढ़ देता हूँ। आपने उनके नाम भी अपने जहन में याद रखने हैं, लेकिन सिंबल्स को आपने लिखना है। इसी तरह अगर बात स्किन की जाए तो 2 आइसोटॉप्स यूज़ होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, और अगर सिर्फ कैंसर की बात की जाए तो उसके लिए एक अलग आइसोटॉप है, वो यूज़ होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें रेडिएशंस कौन सी हैं। तो आइए इन्हें रीड करते हैं। रेडियोथेरापी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, पहले हम बात करेंगे स्किन कैंसर की, तो आइसोटॉप्स लाइक फॉस्फोरस 32 and strontium 90 are used because they emit का मतलब निकालना, less penetrating beta radiations। तो ये बीटा रेडिएशंस निकालेंगी लेकिन लेस पेनिट्रेटिंग। ये लेस पेनिट्रेटिंग का वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में गैमा रेडिएशंस की बात हुई है, और अगर आप गैमा रेडिएशंस को रिजेंबल करेंगे तो इस वक्त गैमा रेडिएशंस की जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप कहेंगे गैमा रेडिएशंस आर स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। इनकी निस्बत, गैमा रेडिएशंस की निस्बत बीटा रेडिएशन जो है वो क्या हो जाएंगी, लेस पेनिट्रेटिंग। ठीक है, और जो अल्फा रेडिएशंस हैं वो और ज़्यादा लेस हो जाएंगी, यानी मज़ीद लेस हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर कैंसर कोबाल्ट 60, तो जो कोबाल्ट 60 आइसोटॉप है कोबाल्ट का, अफेक्टिंग विद इन द बॉडी इज़ यूज्ड बिकॉज इट एमिट्स, निकालती हैं स्ट्रॉन्गरली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशंस। तो ये रिलीज़ करती हैं गैमा रेडिएशंस, और इस तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर कैंसर है किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन पे, ठीक है, जिस तरह लंग कैंसर है, हार्ट कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, उसके लिए कोबाल्ट को यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी यूटिलाइजेशन करके इन आइसोटॉप्स की हम कैसे इनको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। अब ये तो हमारे पास बात हो गई कैंसर की। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड आइसोटॉप की यूज़ पे। फॉर मेडिसिन, डायग्नोसिस एंड मेडिसिन के लिए सेकंड आइसोटॉप है वो आपके पास ट्रेसर है। ठीक है जी, ट्रेसर। इसकी हेडिंग अगर आप बुक पे देखें तो आपको मेंशन फॉर्म में बताया गया कि ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, कोई भी आपको डिजीज़ हुआ है आपकी बॉडी में, तो उसकी डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस करना, चेक करना, एंड मेडिसिन का मतलब है कि चेक करने के बाद क्या प्रोवाइड करना, उस बॉडी को मेडिसिन प्रोवाइड करना, दवाई प्रोवाइड करना। यहाँ पे ट्रेसर का मतलब क्या है, देखिए बॉडी में जो डिजीज़ आपके स्प्रेड हो रहा है वो किस लेवल पे स्प्रेड हो रहा है। जिस लेवल पे स्प्रेड होगा उस लेवल की मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। उस
प्रिपरेशन जो मेडिसिन की जाएगी, जिस आइसोटोप की बेस पे की जाएगी, वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपके अंदर जो डिजीज़ स्प्रेड हुआ है वो किस लेवल तक स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए ये ट्रेसर का वर्ड यूज़ किया गया है। ट्रेसर असल में वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो वैसे तो अभी आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको अपने पास एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पर लिख लीजिए ताकि आप इसको चेक भी कर लें इंटरनेट पे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गीगा काउंटर। तो आपके पास जो गीगर काउंटर, या कह लीजिए कि जो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट करता है क्या? इसका काम होता है डिटेक्ट करना और मेजर करना रेडिएशंस को, जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, अब होगा ये कि अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आइसोटोप यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह की है कि आप देखिए कि आपका जो नेक रीजन होता है, इस नेक रीजन में एक ग्लैंड होता है जिसको हम नाम देते हैं थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड का काम है कि नॉर्मली इसने एक केमिकल होता है, एक सॉल्ट होता है, कह लीजिए आयोडीन, उसको जनरेट करना होता है। ठीक है, वो जनरेट हो रहा है और आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है इस रीजन का वो कंटिन्यूसली फॉर्म में चल रहा है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, होता यह है कि अगर किसी वजह से वो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बॉडी में एक डिजीज़ अक्कर हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं ग्वाइटर। अब ये ग्वाइटर एक ऐसा डिजीज़ है जिसको उर्दू में हम नाम देते हैं गिल्लड़ की बीमारी। ठीक है, इसमें आपका जो नेक है ये स्वेल होके यानी फूल के बाहर की तरफ आना शुरू कर देता है। अब इस तरह के डिजीज़ की जब डिटेक्शन की जाती है तो रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है और आइसोटॉप को यूज़ किया जाता है कि इसको ठीक करने के लिए इसका डायग्नोसिस किया जाता है और फिर मेडिसिन तैयार की जाती है। तो असल में आयोडीन 131 ये आयोडीन का आइसोटॉप है जिसकी यूटिलाइजेशन की जाती है, बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे ये ग्वाइटर नामी डिजीज़ जो है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी बोन्स की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, यानी बोन ग्रोथ नहीं हो रही, बोन ग्रोथ रुक गई है, तो उसके लिए भी एक आइसोटॉप यूज़ किया जाता है जिसको नाम देते हैं टेक्नीशियम। तो टेक्नीशियम एक ऐसा आइसोटॉप है जो कि आपकी बोन की ग्रोथ को प्रॉपरली जो है वो करवाता है। ठीक है, आइए से रीड कर लेते हैं। ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। The radioactive isotopes are used as tracers in medicine to diagnose the presence of tumor in the human body. ट्यूमर का मतलब गिल्टी होता है। ठीक है, isotopes of iodine 131 are used for the diagnosis of goiter in thyroid gland. जिस तरह का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपके थायराइड ग्लैंड में जो डिजीज़ है वो अगर अक्कर हो गया है तो उसका क्या नाम होगा? ग्वाइटर। उस ग्वाइटर की रिडक्शन करने के लिए या उस डिजीज़ को प्रॉपरली डायग्नोसिस करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? आयोडीन 131। सिमिलरली टेक्नीशियम, ठीक है जी, ये भी एक आइसोटॉप, एक एलिमेंट का। टेक्नीशियम इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ, यानी बोन ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है। जो बोन्स की ग्रोथ रुकी हुई होती है, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम वगैरह की, उस वजह से। ठीक है, अच्छा जी, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं विच इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। अब हम देखेंगे कि आइसोटॉप्स का जो यूज़ है वो आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल में कैसे इसकी इम्पॉर्टेंस है। तो बेटा यहाँ पर वर्ड आर्कियोलॉजिकल का मतलब है आसार कदीमा, यानी एंशियंट टाइम, पुराने वक्त। ठीक है, और जियोलॉजिकल का मतलब है ज़मीन। ठीक है, तो इसमें हम असल में बात क्यों करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे आइसोटॉप्स हैं रेडियो एक्टिव जिनको यूज़ करके हम एंशियंट टाइम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन के अंदर मौजूद हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनके जो बॉन्स वगैरह हैं, इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो चेक कर सकते हैं, उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। इस स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल। तो फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं वो बात की गई है फॉसिल फ्यूल्स की। तो बेटा आपने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की हुई है और आपको पता भी है कि फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, अब ये कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस जो हैं ये उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से बना है जो कि आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो थे वो ज़मीन के अंदर बरिड हो गए थे।
तो आइए इन्हीं की डिस्कशन करते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल। ठीक है, यहाँ पे फॉसिल मतलब फॉसिल फ्यूल्स, उनकी एज डिटर्मिनेशन की जाती है लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स एटसेट्रा, जिसमें डेड प्लांट्स एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं और उनके साथ स्टोन्स वगैरह आ जाते हैं। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट, ओल्ड ऑब्जेक्ट जो पुरानी चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको कहा एंशियंट टाइम, बेस्ड ऑन दी हाफ लाइफ। अब ये एक ऐसा टॉपिक है हाफ लाइफ जिसको आप एज अ कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस वर्ड को याद कर लीजिए। इंशाल्लाह फ्यूचर क्लासेस में जब आप फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे क्लासेस में, तो वहाँ पर आप फिज़िक्स 10th क्लास में हाफ लाइफ की जो प्रॉपर डिस्कशन है वो वहाँ पे करेंगे। तो इसको आगे लेके चलते हैं। मैं इस लाइन को दोबारा रीड कर देता हूँ। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड इट इज़ कॉल्ड रेडियो आइसोटोप डेटिंग। डेटिंग का मतलब यहाँ पे है मेजरमेंट, कि हम मेजरमेंट करते हैं कि वो आइसोटोप कितनी देर पहले पड़े हुए हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल बात कर ली जाए कि एक एनिमल बॉडी है, एक प्लांट बॉडी है जो ज़मीन के नीचे काफ़ी देर से पड़ी हुई है। अब उस बॉडी में से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो निकलेंगे, वो एलिमेंट्स वहाँ पर पड़े रहेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें से कार्बन 14 निकलता है, तो स्टूडेंट्स वो कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब अगर हम उसकी मेजरमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये कितने साल पुराना है, तो हम इसको नाम देंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। डेटिंग मीन्स मेजरमेंट। और अगर ये काम हम सिर्फ कार्बन के साथ करें तो इसको नाम देते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग मीन्स कि सिर्फ कार्बन की मेजरमेंट की जाए। तो आगे आपके पास यही एक बात आ जाती है, एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन, पुराना कार्बन, कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स जो उन चीज़ों में पाया जाएगा लाइक फॉसिल फ्यूल्स, बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14। और उसमें आप सिर्फ कार्बन 14 को ही चेक करेंगे, क्योंकि हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि कार्बन 14 जो है वो असल में रेडियो एक्टिव आइसोटोप है एंड इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, इधर वर्ड रेडियो का मतलब कि वो रेडियो एक्टिव है, कार्बन डेटिंग यानी कार्बन की मेजरमेंट, और सिंप्लीफाई कार्बन डेटिंग, या फिर इसको सिर्फ क्या नाम दे देंगे, कार्बन डेटिंग। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट यूज़ की तरफ मूव करते हैं विच इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की और उससे पहले केमिकल रिएक्शन की, तो इस बात को आप यूँ स्टार्ट कर लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्लांट्स मौजूद हैं। ठीक है, आपको पता है प्लांट्स एक प्रोसीजर, एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें प्लांट्स अपने लिए क्या चीज़ प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। जब प्लांट्स ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स जो हैं वो एक मतलब कि यूज़ करते हैं कुछ रिएक्टेंट्स को। उन रिएक्टेंट्स को अगर यहाँ पर लिखा जाए तो वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट्स हैं, और इसके साथ क्लोरोफिल और सनलाइट का होना ज़रूरी है, जिसके रिज़ल्ट में ग्लूकोज की प्रिपरेशन होती है, साथ ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर होती है। ठीक है, और ये कंसंट्रेशंस ऐड कर दिए हैं ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है जी, अब आपने करना ये है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड उसके साथ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करनी है। देखिए, अब ये पूरा मैंने जो ग्लूकोज का रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का आपके सामने जो रिएक्शन लिखा, ये तो मैंने सिंगल स्टेप में बैलेंस करके लिख दिया, लेकिन प्लांट की बॉडी के अंदर ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आइसोटोप। तो असल में हम करते ये हैं कि हम यहाँ पे जो हमने कार्बन यूटिलाइज किया होता है, इस कार्बन को हम असल में ले लेते हैं कार्बन 14 को, ये असल में कार्बन 12 होता है, इसकी जगह हम यूज़ कर लेते हैं कार्बन 14। अब हमें पता है कि कार्बन 14 जो है वो असल में एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है।
ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ये रेडिएशंस क्रिएट करेगा और इन रेडिएशंस को हम चेक करेंगे अपनी उसी मशीन के अंदर, जिस मशीन का नाम मैंने आपको अभी ऊपर बताया, गीगर काउंटर। तो गीगर काउंटर के अंदर जब हम इस चीज़ को चेक करेंगे तो कार्बन 14 जो है वो इंटरमीडिएट जो स्टेप्स हैं कि कैसे जो है वो ग्लूकोज की प्रेपरेशन हो रही है उस चीज़ को दिखाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आइए से रीड कर लेते हैं। द रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर। यानी आप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को यूज़ करेंगे, वो यूज़ करते साथ ही आपको रिएक्शन के अंदर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे उसका स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, कि कैसे जो स्ट्रक्चर है रिएक्शन का वो कॉन्टीन्यूसली फॉर्म में बनता जा रहा है और ग्लूकोज जनरेट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, कार्बन 14 इज़ यूज्ड टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में आप कार्बन 14 को यूज़ करेंगे। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स उसको यूज़ करेंगे किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, टू फॉर्म ग्लूकोज। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। इट्स मूवमेंट, तो जो मूवमेंट होगी उस रिएक्शन की इज डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स अप टू ग्लूकोज। यानी जिस जिस स्टेप से ग्लूकोज बन रहा होगा उसका पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको प्रॉपरली जो है वो नज़र आ सकता है। लेकिन इधर वो एक बात मिसिंग है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक मशीन यूज़ होती है जिसको लगाकर आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, उसके इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स का जो स्टेप्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्थ पॉइंट था, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लास्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स में। ठीक है, जिसमें हम पावर जनरेशन की बात करेंगे कि पावर जनरेशन कैसे की जाती है। तो एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, इसमें आप ये देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाते हैं। अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे हाइडल पावर है। हाइडल पावर कहते हैं यानी वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर वाटर से जनरेट की जाए इसको हाइडल पावर कहते हैं। इसी तरह आजकल आप देख रहे हैं कि करंट सिचुएशंस में सोलर पावर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। सूरज की रोशनी से, सनलाइट से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है। इसी तरह कह लीजिए कि कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है जो कि पावर जनरेशन करवाते हैं, लेकिन उसके लिए उनको हीट से गुजरना पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि एनर्जी बनानी पड़ती है। उस एनर्जी को बनाने के लिए जो कि हीट की वजह से बनेगी वो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। यहाँ पे वर्ड फिजन का मतलब है टूटना, यानी न्यूक्लियस टूटेगा। इट मीन्स डैट कि आप एक एलिमेंट लेंगे, वो एलिमेंट जो है वो रिएक्शन की वजह से टूटेगा। जब वो टूटेगा तो टूटने की वजह से उसमें से एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हम यूरेनियम का आइसोटोप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बुक पे ये रिएक्शन देख सकते हैं कि यूरेनियम आपके पास लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास आपके पास लिखा हुआ है 235, और आपने इस यूरेनियम के साथ ऐड किया है एक न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर तो नहीं होता, लेकिन उसका एटॉमिक मास आपको नज़र आ रहा है 1 है। आपने न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में डिस्कस किया था कि न्यूट्रॉन आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ठीक है, दे आर न्यूट्रल, दे कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, यानी जिस भी चीज़ पे गिरते हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यही होगा कि यूरेनियम एक एलिमेंट पड़ा होगा और जो न्यूट्रॉन है वो स्लोली मूव करके यूरेनियम के करीब आएगा, और जैसे ही वो न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड होगा, गिरेगा, उसको गिरने के बाद वो स्प्लिट कर देगा पीसेस में, जिसकी वजह से आपके पास 2 आपको नज़र आ रहे होंगे न्यू एलिमेंट्स बन जाएंगे। एक का नाम है बेरियम और एक का नाम है क्रिप्टॉन। बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अब आप नीचे देखिए, बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है, बल्कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यूरेनियम एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 92 है, 235 इसका मास है, प्लस न्यूट्रॉन मास 1 है, 0।
ठीक है जी। जैसे न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम के ऊपर गिरेगा, इसको स्प्लिट कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास एक एलिमेंट बेरियम और एक एलिमेंट बन जाएगा क्रिप्टॉन। देखिए जैसे ही न्यूट्रॉन यूरेनियम पे गिरेगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो स्प्लिट होके असल में बेरियम और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर बनाता है। आप देख सकते हैं कि जो बेरियम है उसका एटॉमिक नंबर आई थिंक सो 56 है और क्रिप्टॉन का 36 है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 56 है और इसका 36 है। आप 56 में 36 ऐड करें, 6 6 12 2 1 कैरी गया, 5 3 8 और 1 9। तो आप देख सकते हैं कि 92 जो है वो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह इसका एटॉमिक मास जो है यूरेनियम का वो भी बेरियम, क्रिप्टॉन और प्लस उसके आगे क्या बना देता है, न्यूट्रॉन। लेकिन आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन कितने बन रहे हैं, 3। टोटल कितनी कंसंट्रेशन है उसकी, 3 न्यूट्रॉन्स इस पूरे रिएक्शन में बनेंगे। मास उसका 1 ही रहेगा। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, आप इसका मास लिखिए यहाँ पर, इसका मास लिखिए और इसका मास, इस सब को आप ऐड करेंगे इसके साथ तो टोटल आपका मास ये कवर हो जाएगा। लेकिन इस पूरे रिएक्शन के ड्यूरिंग जो चीज़ रिलीज होती है, जो चीज़ आपने याद रखनी है वो असल में है एनर्जी। मैं इस रिएक्शन की डेप्थ में इसलिए नहीं गया क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये रिएक्शन अगेन आप फिज़िक्स में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। अभी इस रिएक्शन में जो समझने वाली चीज़ है, जो याद करने वाली चीज़ है, वो असल में इस रिएक्शन में एनर्जी है। असल में ये जो एनर्जी प्रिपेयर होगी, ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी से हम अपनी जो टरबाइन्स हैं उन टरबाइन्स को रन करवाते हैं। ठीक है, ये टरबाइन्स के ऊपर ये एनर्जी आएगी, वहाँ पर वाटर होगा, वाटर गिरेगा, वाटर को हम बॉयलर में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे उसकी स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। स्टीम मतलब भाप, और उसी स्टीम से नेक्स्ट प्रोसीजर में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आइए इसे रीड करते हैं, जिससे टरबाइन्स वगैरह चलती हैं कि एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनको यूज़ किया जाता है क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और इनसे कौन से रिएक्शंस करवाए जाते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो मशीन है जिनके अंदर ये रिएक्शंस करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, तो यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेकअप इनटू प्रोड्यूस बेरियम 139, क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स। और आप देख सकते हैं कि रिएक्शन में उसके साथ जो चीज़ जनरेट हो रही है, इट इज़ एनर्जी। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें से एनर्जी रिलीज्ड होगी विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर, जिससे आप वाटर को स्टीम बनाते हैं, भाप बनाते हैं बॉयलर में। और इसी एनर्जी से ये स्टीम में इतनी पावर होती है कि ये ड्राइव करती है टरबाइन्स को, और वही टरबाइन्स जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक पीसफुल यूज़ है एटॉमिक एनर्जी का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, कि अगर एक नेशन जो एक कौम है उसको डेवलपिंग साइड पर लेकर जाना है तो उसके लिए ये एक अच्छा तरीक़ाकार है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को इस मेथड से भी प्रिपेयर करें। नो डाउट और भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे सिलेबस में मेंशन है हमने उसकी बात यहाँ पर प्रॉपरली की है। तो स्टूडेंट, इसमें यहाँ तक जो है ये हमारा टॉपिक आज का जो वर्क फॉर डे 6 है कंप्लीट होता है, और उसके साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। होपफुली ये आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके साथ जो थ्योरी है वो समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर मैं यहाँ तक ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।